हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बलवन के उत्तराधिकारी और बलवन के उत्तराधिकारी के बाद हमारा टॉपिक होगा खिलजी वंश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो खिलजी वंश है वो सबसे कम समय, दिल्ली सल्तनत के जितने भी लोग आए उसमें सबसे कम समय, जितने भी वंश है उसमें सबसे कम समय कौन था? खिलजी वंश था, जो कि लगभग 30 वर्षों तक रहता है और जिसमें 4 सुल्तान आते हैं। तो हम खिलजी वंश को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बलवन के उत्तराधिकारी। देखिए, बलवन जो थे ना, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले, अच्छा, बलवन का नाम आते ही राजत्व का सिद्धांत, लौह और रक्त की नीति, है ना, ये सब दिमाग में आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बलवन ने क्या किया था, जब उस मतलब अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कै खुसरो को। कै खुसरो कौन था? उसके पुत्र मुहम्मद का बेटा था, मतलब कि पौत्र था उसका कै खुसरो, ठीक है। उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जब बलवन की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद दिल्ली का कोतवाल होता है, अक्सर मैं नाम लेती रहती हूँ, फखरुद्दीन। तो फखरुद्दीन ने एक षड्यंत्र रचा और उसके बाद उसको क्या, मुल्तान की सूबेदारी देके वहां भेज दिया गया और बाद में कैकुबाद को क्या बना दिया गया, मतलब सिंहासन पे बैठा दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बलवन के उत्तराधिकारी 1287 से 1290, 1287 टू 1290 ईस्वी, है ना। कैकुबाद 1287 1290, है ना। अपनी मृत्यु से पूर्व बलवन ने अपने पौत्र कै खुसरो यानी मोहम्मद का जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मुहम्मद ने एक षड्यंत्र रचकर कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहां भेज दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, है ना। तथा बुगरा खां के पुत्र, अब ये जो बुगरा खां था इसका पुत्र था, उसका नाम था कैकुबाद। इसी कैकुबाद ने जो किला बनवाया था ना, उसी में जलालुद्दीन जो खिलजी होगा ना, जिसने खिलजी वंश की नींव डाली थी, जलालुद्दीन खिलजी उसी में उसी किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है और 1 साल तक वहां टिकता भी है। तो बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। राज्यरोहण के अवसर पर कैकुबाद की आयु मात्र 17 या 18 वर्ष थी, है ना। 17 वर्ष थी तो नाबालिग ही था, ओके, मतलब बहुत कम उम्र का था। उसका पालन पोषण बलवन के कठोर नियंत्रण में हुआ था। ये जो कैकुबाद है, जो मात्र 17-18 वर्ष का था और मतलब सिंहासन पे बैठा था, इसका जो पालन पोषण था वो बलवन के ही संरक्षण में अगर बोला जाए तो हुआ था, है ना। और सुल्तान बनने से पूर्व वह किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा था, वो किसी स्त्री का मुंह ही नहीं देखा था सुल्तान बनने से पहले, और ना ही कभी शराब पी थी, क्योंकि बलवन बहुत स्ट्रिक्ट था, आप लोग जानते हैं ना, उसने सब चीज पे प्रतिबंध लगा दिया था। कोतवाल फखरुद्दीन जिसने षड्यंत्र किया था, बार बार बोल रही हूँ, कोतवाल फखरुद्दीन जिसने षड्यंत्र किया था, है ना, और कै खुसरो को मुल्तान भेज देता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन ने इसका लाभ उठाया। कोतवाल फखरुद्दीन का जो दामाद था निजामुद्दीन, इसका लाभ उठाया और उसने क्या किया, सुल्तान को भोग विलासिता की ओर प्रेरित किया। यदि किसी को बिगाड़ना है तो किसी के बच्चों को बिगाड़ दो, मतलब किसी से बदला लेना है तो बच्चों को बिगाड़ दो, ऐसा लोग कहते हैं ना। अब देखो, उसकी जो उसके अंदर कोई भी ऐसी गंदी बुरी हरकतें नहीं थी, तो उसने क्या किया कि इसको बर्बाद करने का एक ही जरिया है कि आप इसको गलत आदतें लगवा दो, है ना। तो उसने जो निजामुद्दीन था, फखरुद्दीन का जो दामाद था, उसने क्या किया, उसकी इस अच्छाइयों का फायदा उठाया और उसे उस ओर ले गया, मतलब गलत हरकतों की तरफ ले गया, ताकि वो भोग विलासिता में लीन रहे और ये इधर, है ना, तो विलासिता की ओर प्रेरित किया। कैकुबाद पूर्व के नियंत्रण और वर्तमान स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका। स्टार्टिंग में इसका जो पालन पोषण हुआ था अच्छे से हुआ था। इसने, जैसा कि लिखा हुआ है कि स्त्री का फेस भी, मतलब शक्ल तक नहीं देखा था, शराब तो कभी जिंदगी में, मतलब जानता ही नहीं है शराब क्या था, है ना, और उस ओर इसको ले जाया गया। तो अब क्या हुआ, बैलेंस बना पाना इसके लिए नामुमकिन था, है ना। फलस्वरूप सुरा और सुंदरियों के बीच उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसने दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे किलोखरी यानी कि केलूगढ़ी की स्थापना की।
अभी मैंने बताया था किलूगढ़ी या फिर किलोखरी, इसी का जो इसने स्थापित करवाया था। हालांकि ये मतलब पूर्ण नहीं हो पाया था, अपूर्ण ही था। इसको बनवाता इसी में ही जलालुद्दीन खिलजी जो होगा वो अपना राज्यारोहण करेगा। ठीक है, तो ये विलासिता की ओर एकदम अग्रसर हुए और उसमें अग्रसर क्या हुए, लीन हो गए एकदम, और वही निवास करने लगा। ठीक है, कैकुबाद के समय में शासन की पूरी बागडोर किसके हाथ में रहेगी? फखरुद्दीन का दामाद, जिसने इसको गलत हरकतें लगवाई थी, है ना, इसको बिगाड़ा था, निजामुद्दीन। तो सारी बागडोर, सारा कुछ अपने हाथ में उसने कंट्रोल कर लिया, शासन का सब कुछ। ठीक है, तो कैकुबाद के समय में शासन की पूरी बागडोर निजामुद्दीन के हाथों में थी। निजामुद्दीन दिल्ली का केवल दाद बेग यानी नगर का अधिकारी था। अधिकारी क्या था, मतलब इनडायरेक्टली सब कुछ यही कर रहा था। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए। अब मात्र दिल्ली का अधिकारी था, लेकिन वो यह मानने को रेडी ही नहीं था, वो अपने आप को ही नहीं मना पा रहा था। मैं कैसे दिल्ली का सिर्फ, एक तो उसने सुल्तान को तो बर्बाद कर ही दिया, है ना। अब आगे देखिए, मात्र अधिकारी था परंतु वह नायबे मामलकात बन गया। वो ये थोड़ी मान रहा था कि मैं केवल अधिकारी, वो नायबे मामलकात बन गया और शासन के सभी कार्य और अधिकार में मतलब अपने अधिकार में ले लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया सब कुछ। ठीक है, लखनौती बंगाल, है ना, तो लखनौती में कैकुबाद के पिता बुगरा खां को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चला। कैकुबाद के जो पिता है बुगरा खां, है ना, बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को ही तो बैठाया गया था। और कैकुबाद का जो पालन पोषण हुआ था किसके संरक्षण में हुआ था? बलबन के, है ना। और उसने कभी गलत चीजें तो देखी भी नहीं थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट था वो, है ना। बाद में जब बुगरा खां को ये पता चलता है कि कैकुबाद के साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, तब आगे देखिए कहानी क्या है। गतिविधियों के बारे में पता चला तो वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वो मन में ठान लिया कि अब ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, और सीधा कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बुगरा खां ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए बढ़ा, तथा कुछ का मानना था कि उसका उद्देश्य अपने पुत्र को केवल राय देना था कि वह आनंद व विलास के जीवन को छोड़कर शासन कार्य में एक सुल्तान की भांति ध्यान दे। कुछ लोग तो मानते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करना था, इसलिए वो कूच किया था दिल्ली की ओर बुगरा खां। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो सिर्फ इसलिए कूच किया था ताकि वो अपने पुत्र को समझा सके कि ये जो जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये बहुत ही खतरनाक है, ये ठीक नहीं होगा, इन सबको छोड़कर तुम अपनी शासन व्यवस्था को देखो अच्छे से, है ना। ओके, फिर उसके बाद 1288 ईस्वी में अयोध्या में घाघरा के निकट बुगरा खां, अयोध्या में घाघरा का मतलब समझ गए, कौन सी नदी है? आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। घाघरा के निकट बुगरा खां व कैकुबाद की भेंट हुई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 1288 में अयोध्या में घाघरा के निकट किसकी? बुगरा खां, जो कि कैकुबाद का पिता था, जो कि सुना जब कि उसका पुत्र बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे, तो वो उसको समझाने के लिए, या कुछ लोग बोलते हैं कब्जा करने के लिए, बुगरा खां और कैकुबाद, है ना, की भेंट हुई। पुत्र और पिता आपस में मिलते हैं। ओके, निजामुद्दीन ने पिता पुत्र के इस मिलन को रोकने का प्रयत्न किया। उसने सोचा कि इन दोनों का मिलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बुगरा खां का धैर्य व सब कुछ वफादार तुर्क सरदारों के प्रयत्न से वह पिता पुत्र के मिलन को रोक नहीं सका। कुछ अच्छे वफादार तुर्क भी थे साथ में, और उसका मतलब अंदर पेशेंस था, तो वो दोनों मिले। ठीक है, बुगरा खां ने कैकुबाद को अमोद प्रमोद में जीवन ना व्यतीत करने तथा निजामुद्दीन से पीछा छुड़ाने की सलाह दी। उसने बोला, निजामुद्दीन मतलब समझाया होगा कि तुम जिस रास्ते पे हो उस रास्ते पे लेके गया निजामुद्दीन, वो तुम्हारी बर्बादी चाहता है, और तुम इस रास्ते को छोड़कर तुम जिस काम के लिए बने हो वो करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ओके,
सलाह दी। फिर देखो, पिता की सलाह पर कैकुबाद ने तुरंत अमल किया। अब उसने समझाया तो उसने अपने पिता से आर्ग्यू नहीं किया, वो समझ गया कि ये चीजें गलत है। देखो स्टार्टिंग से ही उसका पालन पोषण पहली बात अच्छे से हुआ था, तो उसको सेंस तो था ही, थोड़ा सा भटक गया था, ठीक है, तो वो उसने उस बात को समझा तथा कुछ समय के लिए भोग विलास त्याग दिया। उसने कुछ समय के लिए, अब यहाँ पे लिखा है कुछ समय के लिए त्याग दिया, ठीक है। उसने निजामुद्दीन को मुल्तान जाने को कहा। जो काम पहले किया गया था कै खुसरो के साथ, वही काम इसने किया। इसने सीधा बोला निजामुद्दीन को कि तुम जाओ मुल्तान। जब उसने टाल मटोल किया, निजामुद्दीन मना कर दिया, क्योंकि उसको तो यहाँ पे रहना था, है ना, उसको तो सब कुछ चाहिए था। टाल मटोल किया तो उसे विष दिलवाकर मरवा डाला। इसका अंत कर दिया गया, जहर दिया गया और ये इनका हो गया राम नाम सत्य, ठीक है। निजामुद्दीन के मृत्यु के साथ ही शासन अस्त व्यस्त हो गया। निजामुद्दीन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है और फिर शासन जो है अस्त व्यस्त हो गया। अब शासन सत्ता दो तुर्क सरदारों, कौन कौन, मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में चली गई। कच्छन और सुरखा के हाथों में चली गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। कैकुबाद ने समाना के मलिक, कैकुबाद ने समाना से मलिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, है ना, बाद में जलालुद्दीन खिलजी इसका नाम, को बुलाया और उसे बरन यानी कि बुलंदशहर का राज्यपाल तथा आरिज़े मुमालिक नियुक्त कर शाइस्ता खां की उपाधि दी। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने बोला था, देखिए इसका राजनीतिक जो जीवन था जलालुद्दीन खिलजी का, वो कैकुबाद के समय ही शुरू हो गया था। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसी महल में इसने जून 13 1200, थोड़ा सा भूल रही हूँ बट हाँ जून 13 ही था, इसने अपना ये राजरोहण यहाँ पे क्या कहते हैं किलोखीरी के किले में करवाया था, ठीक है, जलालुद्दीन ने। ओके, तो इसने क्या किया, मलिक फिरोज खिलजी को बुलाया और बरन बुलंदशहर का राज्यपाल भी और आरिज़े मुमालिक नियुक्त कर शाइस्ता खां की उपाधि दी, ठीक है। खिलजियों को गैर तुर्क समझा जाता था, इस कारण जलालुद्दीन की इस नियुक्ति से तुर्की सरदार असंतुष्ट हो गए। खिलजियों को गैर तुर्क समझा जाता था। इनका खिलजी वंश, खिलजी नाम कैसे पड़ा ये भी हम पढ़ेंगे जब मैं खिलजी वंश पढ़ाऊंगी, है ना। और चलिए फिर ओके, अब दरबारी सामंतों का विरोध दो प्रतिद्वंदी दलों में परिवर्तित हो गया। देखिए इसको गैर तुर्क समझा जाता था, तो इसको इतनी शाइस्ता खां की उपाधि दी गई और मतलब ये काफी करीब हो गया सुल्तान के, तो ये चीज जो तुर्की सरदार थे उनको पसंद नहीं आया और वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब नाराज हो गए, ठीक है, असंतुष्ट थे वो लोग। अब दरबारी सामंतों का विरोध दो प्रतिद्वंदी दलों में परिवर्तित हो गया। एक का नेता मलिक फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, और दूसरे दल का नेता था इतमूर सुरखा। अभी आपने देखा था ना कि जब निजामुद्दीन को जहर देके मार दिया जाता है तो सुरखा के हाथ में आ जाता है ना। तो दूसरा कौन था, इतमूर सुरखा। फिरोज खिलजी के नेतृत्व वाला दल बलबन के वंशज को सत्तारूढ़ कर तुर्की सामंतों के हितों की रक्षा करना चाहता था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जो ये बलबन के वंशज को सत्तारूढ़ करके, ध्यान से सुनिए, दूसरा दल कौन सा था, सुरखा के नेतृत्व वाला, ठीक है। बलबन के वंशज को सत्तारूढ़ करके जो तुर्क सामंत है उनके हितों की रक्षा करना था। और इस बीच कैकुबाद पर फालिस गिर गया, ठीक है, एक फालिस गिर गया कैकुबाद पर, और तुर्की सरदारों ने अवसर का लाभ उठाकर, जो तुर्की सरदार थे उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया। 3 वर्ष का एक बालक, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है, ओके। तथा शमसुद्दीन द्वितीय का खिताब दे कर नासिरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक किया गया। शमसुद्दीन द्वितीय किसको मिला, क्यूमर्स को, जो कि 3 वर्ष का बालक था, 3 वर्ष का मात्र एक बच्चा था, ठीक है।
द्वितीय का खिताब दे दिया, देकर नासिरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक करवाया गया। मलिक कक्शन और सुरखा, जो कि नसीरुद्दीन के बाद जिनके हाथों में बागडोर थी, तो कक्शन और सुरखा ने शासन में तुर्की की श्रेष्ठ बनाए रख तुर्कों का श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए सभी गैर तुर्क सरदारों की कत्ल का योजना बनाने लगे। मतलब कि जितने भी गैर तुर्क हैं उनको उनका कत्ल करवा दिया जाए, उनको नष्ट नाबूद कर दिया जाए, ऐसा इन लोगों ने सुरखा और इसने क्या नाम है कक्शन ने ऐसी योजना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, इनमें सबसे पहला नाम जलालुद्दीन खिलजी का था। इन लोगों ने योजना बनाई कि गैर तुर्कों को ये लोग जो है नष्ट नाबूद कर देंगे, सुरखा और कक्शन ने। और इसमें सबसे पहला नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी का, और उसको मारने का जो उत्तरदायित्व है वो किसने लिया? कक्शन, यस, मलिक कक्शन ने। तो इसमें सबसे पहला नाम जलालुद्दीन खिलजी का था। मलिक कक्शन ने स्वयं जलालुद्दीन को मारने का उत्तरदायित्व लिया। वह धोखे से उसे मारने के लिए सुल्तान से मिलने का आदेश दिया। धोखे से मारने के लिए उसने सुल्तान से मिलने का आदेश दिया, बोला कि आप से सुल्तान मिलना चाहते हैं। किंतु जलालुद्दीन इस षड्यंत्र से, मतलब इस षड्यंत्र को भाप गया, वाकिफ था इन लोग की हरकतों से, और कक्शन की हत्या कर दी। उल्टा कक्शन पे भारी पड़ गया। ठीक है, कक्शन भी चल बसे। उसके बाद जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश कर सुल्तान तथा कोतवाल फखरुद्दीन के बच्चों को बंदी बना लिया। दिल्ली में एंटर करता है, और जो सुल्तान था और कोतवाल, सुल्तान कौन है? 3 वर्ष का बालक है ना, और कोतवाल जो है फखरुद्दीन के बच्चों को उसने क्या किया? अगवा कर लिया, बंदी बना लिया। और जलालुद्दीन ने फखरुद्दीन व मलिक छज्जू को सुल्तान का संरक्षक बनने का प्रस्ताव रखा। ओके, जलालुद्दीन ने फखरुद्दीन और मलिक छज्जू को क्या बोला? सुल्तान का संरक्षक बनने का प्रस्ताव रखा। किंतु दोनों ने यह प्रस्ताव क्या किया? ठुकरा दिया। उन लोग की उम्मीदें कुछ ज्यादा थी, है ना। अंत में जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया। स्वयं वह संरक्षक बन गया। दिमागी था, तेज था। देखिए आगे। परंतु 3 माह पश्चात जलालुद्दीन की उमर की हत्या करवा दिया। ठीक है, देखिए जो जलालुद्दीन है ना, वो स्वयं संरक्षक ही नहीं बना। जानते हैं, जब ये गद्दी पर बैठता है ना, ये किलोखरी के किले में ही जब ये वहां पे राजरोहण राज्याभिषेक होता है, तो ये 1 वर्ष तक वहां रहता है, और ये दिल्ली नहीं जाता है। क्योंकि दिल्ली की जनता ना, मतलब खिलजियों के मतलब खिलजी वंश पर बैठे हुए थे, तो उनको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। ठीक है, तो 1 वर्ष तक तो वो वहीं पे किलोखरी में रहता है। 1 वर्ष बाद इसको दिल्ली के कोतवाल द्वारा जलालुद्दीन को आमंत्रित किया जाता है, तब वो दिल्ली जाता है। और जब उसको बोला जाता है कि गद्दी पे बैठिए, तो वो सीधा बोलता है कि नहीं, मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। और मतलब बहुत भावुक होके बोलता है, बहुत भाव विभोर होके बोलता है कि नहीं, बलवन, मतलब उसको सिर्फ ये बताना होता है कि हाँ, मैं बलवन का बहुत बड़ा शुभचिंतक, और ये सब कुछ जो है वो बलवन के जो बच्चे हैं, जो उनके पुत्र हैं, जो उनके सगे संबंधी है, उनकी संपत्ति है। मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है, अब मैं इस चेयर पे कैसे बैठ सकता हूँ? आप लोग को तो विरासत में राजत्व का अभिमान मिला है, और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हमारा पूर्वज नहीं था जो हमें राजत्व का अभिमान देता, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि लोग इतना ज्यादा मतलब उससे प्रभावित हो जाते हैं ना, कि पूछो मत। बोलने का बहुत अच्छा ढंग होता है जलालुद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, तो यहाँ भी वही है। देखिए, पहले तो उसने क्या किया कि दोनों को, मतलब छज्जू और फखरुद्दीन को बोला कि आप सुल्तान के संरक्षक बन जाओ। उन दोनों ने इसको ठुकरा दिया, इस प्रस्ताव को। तो वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया। परंतु 3 महीने के बाद जलालुद्दीन की उमर की हत्या करवा दिया गया। ठीक है, कैकूबाद को एक खिलजी सरदार ने उसी के चादर में लपेटकर यमुना नदी में, ये क्वेश्चन आया है कि किसको, तो कैकूबाद को एक खिलजी सरदार ने क्या किया था? चादर में लपेटा और यमुना नदी में फेंक दिया। इसी के साथ इलबारी वंश का अंत हो जाता है, और खिलजी वंश के नाम से एक नई राजवंश सत्ता आती है। ये नई राजवंश सत्ता को 1 वर्ष तक दिल्ली जो है, दिल्ली की जो जनता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए तो जलालुद्दीन खिलजी कहाँ रहता है?
किलोखेरी के किले में ही वहीं पर 1 वर्ष तक बिताता है। ठीक है, और एलबारी वंश का ही लगभग 80 वर्षों तक ये रहता है, और इतनी जल्दी किसी नए राजवंश को एक्सेप्ट करना मतलब लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।